नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और आज हम सीखेंगे वन लाइनर के माध्यम से। कम समय में सीधे टू द पॉइंट बात होगी, आपके क्वेश्चंस और आंसर्स। तो इसे आप रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं और यह आपकी तैयारी में बेहतर और निर्णायक साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर बायोम की रचना होती है। अब बायोम किसे कहते हैं, बायोम की रचना किस प्रकार होती है, तो याद रखेंगे कि जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर बायोम की रचना होती है। अब जैविक और अजैविक हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहा जाता है, परिधन आवरण। हमारे चारों ओर के वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है और पर्यावरण के मुख्य दो घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक। तो इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से जो एक बायोम की रचना होती है, एक वास की रचना होती है, उसे ही आपका बायोम कहा जाता है। तो जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर बायोम की रचना होती है। नेक्स्ट है आपका मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेटजेल को दी गई है। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी बुक्स से या आपके नोट्स से सीधे के सीधे पूछ लिए जाएंगे कि मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी गई है। तो मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा आपको दी गई है फ्रेडरिक रेटजेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जाना जाता है छाता विधान के नाम से। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा से लेकर के कई प्रबंध किए जा रहे हैं। तो इस पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वह नाम है आपका छाता विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तंबाकू व सोयाबीन अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं। तो तंबाकू व सोयाबीन आपके किस प्रकार के पौधे हैं, अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं। देखिए, यकीन मानिए यह सभी प्रश्न आपके पर्यावरण से बनने वाले जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस होंगे उनकी श्रेणी में आने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और बहुत ही फास्ट वीडियो चल रहा है, इसलिए आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे कैल्सिकोल्स कहलाते हैं। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, कैल्सिकोल्स। नेक्स्ट है आपका पत्तियां सूर्य का 83% भाग अवशोषित करती हैं, जिसमें केवल 4% ही पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करती हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लें एक बार कि जो पत्तियां हैं वह पौधे जो है पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन निर्मित करते हैं। वह क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियां अपना भोजन निर्माण करती हैं। बात की जाए कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए या अपने भोजन निर्माण के लिए इस क्रिया में सूर्य के कितने % भाग को अवशोषित करती हैं, तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश का सिर्फ 4% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करती हैं, जबकि 83% भाग जो होता है वह अवशोषित हो जाता है। अगला है आपका बसंतीकरण। बसंतीकरण किसे कहा जाता है, तो देखिए बहुत ही सरल भाषा में समझ लेंगे। वे बीज जो सामान्य तापमान पर अंकुरित नहीं होते, जिन्हें कम ताप अथवा शीत दशाओं में कुछ समय तक रखने पर अंकुरित होते हैं, यह क्रिया बसंतीकरण कहलाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो सामान्य तापमान पर अंकुरित नहीं होते हैं, जिन्हें आप कम ताप पर या शीत दशाओं में, बात की जाए कि थोड़े ठंडे प्रदेशों में या थोड़े ठंडे वातावरण में ऐसे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं कम तापमान पर और वह धीरे धीरे अंकुरित हो जाते हैं, जबकि वह सामान्य ताप पर बात की जाए तो अंकुरित नहीं होते हैं। तो इस क्रिया को आपका वसंतीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। तो मृदा में पाए जाने वाले किस पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है, तो मृदा में जो भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वह सभी कार्बनिक पदार्थ आपके ह्यूमस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोरजा कहलाता है। जो कवक है
वह किसी भी पौधे की जड़ के साथ जब सहजीवन बात की जाए सहजीविता के साथ रहता है तो उसे आपका माइकोरजा कहलाता है। माइकोरजा किसे कहा जाता है? जब कवक किसी भी पौधे की जड़ के साथ सहजीवी के रूप में रहता है तो वह माइकोरजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी निकेत। तो पारिस्थितिकी निकेत शब्द आपका किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी निकेत शब्द सर्वप्रथम ग्रीनेल्स ने दिया था और किस सन में दिया था? तो 1917 में दिया था। पारिस्थितिकी निकेत शब्द आपका सर्वप्रथम वैज्ञानिक या बात करूं पर्यावरणविद ग्रीनेल्स के द्वारा 1917 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द आपका एजी टांसले के द्वारा या एजी टेंसले के द्वारा 1935 में दिया गया था। देखिए ये वो शब्द हैं, वह शब्दावलियां हैं जिनसे प्रत्येक बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें अगर एक साथ ही याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। अगर आपके पास नोट्स है, आप नोट्स लेकर के बैठे हैं तो प्लीज़ इन्हें नोट जरूर करें। अगला है आपका पारिस्थितिकी शब्द। तो पारिस्थितिकी शब्द आपका सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने। किस सन में किया था? 1866 में। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर पारिस्थितिकी निकेत पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा ग्रीनेल्स। पारिस्थितिकी निकेत शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ग्रीनेल्स ने 1917 में। पारिस्थितिकी तंत्र आपका प्रयोग किया था एजी टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था 1866 में। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों प्रश्नों में प्रायः समानता अंतर पाया ही जा रहा है। एक में पूछा गया है सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है? तो अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया है? एजी टेंसले ने। पारिस्थितिकी निकेत शब्द किसने दिया है? ग्रीनेल्स ने। अगला क्वेश्चन है आपका गहन पारिस्थितिकी। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द आपका दिया है अर्नीस नेस ने। गहन पारिस्थितिकी शब्द आपका किसने दिया है? अर्नीस नेस ने। और आपका अगर यहीं पर बात करूं पारिस्थितिकी स्तूप शब्द आपका किसने दिया है या पारिस्थितिकी स्तूप की आपकी संकल्पना किस पर्यावरण विधि के द्वारा दी गई है? तो वह है आपके चार्ल्स एल्टन। देखिए एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। यकीन मानिए यह वह प्रश्न है जिनमें लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है क्योंकि बहुत ही माइनर अंतर है सभी प्रश्नों में। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र किसने शब्द दिया? एजी टेंसले ने। पारिस्थितिकी निकेत शब्द किसने दिया? ग्रीनेल्स ने। गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नीस नेस ने। और पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना किसने दी? चार्ल्स एल्टन ने। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे। अब हम पढ़ने वाले हैं वो सभी पौधे जो किसी विशेष बात करूं कि परिस्थिति और जलवायु और मौसम के अंतर्गत उगते हैं और वहाँ की विशिष्ट दशाओं पर ही निर्भर करते हैं। तो जैसे हम पढ़ेंगे मरुस्थल में उगने वाले पौधे। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। पेड़ की छाल पर उगने वाले पौधों को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। पेड़ की छाल पर उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? लाइकेन के नाम से। अगला प्रश्न है आपका लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कर्सोफाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो जायज़ बात है कि कन्फ्यूज़न बना रहेगा, लेकिन अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे तो इन्हें आप बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट, पेड़ की छाल पर उगने वाले पौधों को लाइकेन, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट और बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कर्सोफाइट। अगला है आपका यांत्रिक अवलंबन के लिए जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं वे पौधे आपके क्या कहलाते हैं? एपीफाइट्स। जो यांत्रिक अवलंबन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं वह आपके एपीफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका चट्टानों पर उगने वाले पौधे। तो चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट के नाम से जाना जाता है या इन्हें सैलोदविद भी
कह सकते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाले लिथोफाइट, यांत्रिक अवलंबन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहने वाले एपीफाइट्स। नेक्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास या वनस्पति में उगने वाले पौधे। तो वे पौधे जो आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रोपोफाइट। फिर एक बार देख लीजिएगा, दलदली एवं सख्त भूमि, बात करूं दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति, जहां पर आपकी दलदली भूमि है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है और आर्द्रता आपकी कैसी है, उष्ण है, गर्म है, तो ऐसी जगह पर जो वनस्पतियां उगती हैं उन्हें हाइग्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका जल प्लवित क्षेत्र की वनस्पति। जल प्लवित क्षेत्र की वनस्पति को हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ही माइनर अंतर है, तो बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से समझिएगा। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति में आपके हाइग्रोफाइट पौधे उगते हैं। उन पौधों को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट। देखिए अगर आपने विज्ञान विषय से संबंधित उपकरणों को पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ यह देखी होगी कि जब वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अब अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से आता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से रिलेट कर लेंगे कि आर्द्र भूमि में भी उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट। नेक्स्ट है आपका जल प्लवित क्षेत्र की वनस्पति, और जल प्लवित क्षेत्र की वनस्पति को हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को मीसोफाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मीसोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका टुंड्रा व शीत प्रधान क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति। तो टुंड्रा व शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट, पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे हेलोफाइट, बेकार और सख्त भूमि में उगने वाले पौधे कर्सोफाइट्स, यांत्रिक अवलंबन के लिए जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं एपीफाइट्स, चट्टानों पर उगने वाले लिथोफाइट्स और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगने वाले टोपोफाइट्स। बात करूं दलदली और उष्ण आर्द्र भूमि में उगने वाले हाइग्रोफाइट, जबकि जल प्लवित क्षेत्र में उगने वाले हाइड्रोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले मेसोफाइट और टुंड्रा व शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्रायोफाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा परिवर्धन को कहते हैं। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चंस आपको वन लाइनर के माध्यम से मिलने वाले हैं, जिससे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। तो मृदा परिवर्धन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदा जनन। मृदा परिवर्धन को मृदा जनन के नाम से जाना जाता है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पर्यावरण परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या क्या कहलाती है? तो जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहा जाता है जनसंख्या। देखिए यहाँ पर जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है वह बनी रहती है जनसंख्या और जैव समुदाय में। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे, जिससे ये जो कन्फ्यूज़न है ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहा जाता है जनसंख्या। वहीं पर बात की जाए एक से अधिक जातियों के समूह का एक ही स्थान पर रहना या निवास करना, वास करना, वह कहलाता है आपका समुदाय। तो इस प्रकार आप चीज़ों में अंतर कर पाएंगे कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहा जाता है जनसंख्या, जबकि एक से अधिक जातियों का समूह एक ही स्थान पर निवास करता है या रहता है तो उसे कहा जाता है जैव समुदाय। अगला है आपका स्क्लेरोफाइट शब्द प्रयोग किया जाता है। तो स्क्लेरोफाइट शब्द आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? झाड़ी पौधों के लिए। देखिए जो भी आपके झाड़ीय पौधे हैं उन झाड़ी पौधों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से एक शब्द प्रयोग किया जाता है और जिसे कहा जाता है स्क्लेरोफाइट्स। तो स्क्लेरोफाइट्स झाड़ीय पौधों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी में समर्थन सेवा किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी में समर्थन सेवा पोषक चक्रण व फसल परागण को कहा जाता है। पारिस्थितिकी में समर्थन सेवा व बात की जाए आपके समर्थन सेवा किसे कहा जाता है? तो पोषण चक्रण व फसल परागण को
कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, समस्त जंतु व खनिज ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं। देखिए, जो भी जंतु हैं, जीव हैं, वह सभी आपके ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? एटीपी के रूप में। अब एटीपी के रूप में जो आपके ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसमें आपके क्या क्या बात करूँ मिश्रित होता है, तो ग्लूकोज के एक अणुभार में जो जीव जंतु हैं वह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब एटीपी में जो आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के एक अणुभार में 38 एटीपी होते हैं। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो जीव जंतु हैं वह ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज में कितने अणुभार होते हैं, तो ग्लूकोज में एक अणुभार में 38 एटीपी होते हैं। या बात करूं कि ग्लूकोज का एक अणुभार 38 एटीपी मुक्त करता है, तो एक अणुभार में 38 यानी कि 38 एटीपी होते हैं और समस्त जीव व जंतु एटीपी के रूप में ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यहीं पर एक प्रश्न और भी याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का आपका जो शक्तिग्रह या ऊर्जा ग्रह है, कोशिका का शक्तिग्रह आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का आपका बात करूं तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? एटीपी के रूप में। और एक एटीपी का अणुभार बराबर होता है 38 एटीपी, यानी कि एक ग्लूकोज का अणुभार बराबर होता है 38 एटीपी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रीस्टोन प्रजाति। क्रीस्टोन प्रजाति किसे कहा जाता है? तो देखिए, समझ लेंगे, वह प्रजाति व उनका समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव उनकी मात्रा व अधिक संख्या के कारण नहीं बल्कि आशा से अधिक उनके कार्यों से प्रकट होता है। इसे सरल भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि क्रीस्टोन प्रजाति है या क्रीस्टोन प्रजाति किसे कहा जाता है, तो आप समझ लीजिए। देखिए, वह प्रजातियां जिनका समूह या समुदाय जो भी है, जो भी प्रजातियां हैं, उनका पारिस्थितिकी पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है वह इसलिए नहीं पड़ रहा है कि उनकी मात्रा अधिक है या उनकी मात्रा कम है। जो भी ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं जिनका पारिस्थितिकी पर प्रभाव उनकी मात्रा के कारण नहीं, उनकी संख्या के कारण नहीं, बल्कि आशा से अधिक उनके कार्यों से प्रकट होता है। मीन्स उनके जो भी कार्य हैं उसका पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे उनकी गणना की जाती है, ना कि उनकी कितनी संख्या पर्यावरण में मौजूद है इससे उनकी गणना की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्रीस्टोन प्रजातियाँ वह प्रजातियाँ कहलाती हैं जिनका प्रभाव पारिस्थितिकी पर उनकी संख्या के कारण नहीं बल्कि उनके आशा से अधिक कार्यों के कारण जो प्रभाव पड़ता है, इससे उनकी गणना की जाती है। तो वह सभी आपकी क्रीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका, श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो श्वसन आपकी अपचयी जैविक क्रिया है। यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है पिछली परीक्षाओं में कि श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है। श्वसन आपकी अपचयी जैविक क्रिया है। यहीं पर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण आपकी उपचयी जैविक क्रिया है। तो श्वसन अपचयी और प्रकाश संश्लेषण उपचयी जैविक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथेनोग्लोबिनिमिया। देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है, यह हम सभी जानते हैं और यह कई बार पूछा भी जा चुका है। अब इतना ज़्यादा पूछा जा चुका है, बात करूँ इतना ज़्यादा सरल हो चुका है कि अब सभी इसे सही कर ही लेते हैं। लेकिन अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है, तो वहाँ पर आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं बल्कि अन्य नाम दिया जाएगा, मिथेनोग्लोबिनिमिया। तो इसे अब आप याद रखेंगे नए क्वेश्चन के तौर पर। हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि अगर आपसे यह क्वेश्चन बनता है तो अब ऑप्शन में आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम की जगह मिथेनोग्लोबिनिमिया देखने को मिल सकता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की अधिकता से होने वाला रोग है मिथेनोग्लोबिनिमिया। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक नत्रजन उर्वरक है। सर्वाधिक नत्रजन वाला उर्वरक है, तो सर्वाधिक नत्रजन वाला उर्वरक है आपका निर्जल अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण का आपका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वह हुल्ट नामक पर्यावरणविद ने किया था। नेक्स्ट है आपका, मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैव मंडल को संज्ञा प्रदान की गई है। तो
तो ऐसा जैव मंडल, ऐसा पर्यावरण क्षेत्र, ऐसा बात करूं पर्यावरण मंडल जिसे मानव कौशलों के द्वारा प्रभावित किया गया है, उसे आपके कहा जाता है नूस्फीयर। तो नूस्फीयर किसे कहा जाता है? मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैव पर्यावरण को या जैव मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का ऊष्मा बजट है। वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? 48%। जबकि स्थल मंडल का ऊष्मा बजट कितना है? 51%। देखिए यह ऊष्मा बजट जो है यह आपकी पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं कि वे बहुत ही डीप जाएंगे तो इससे ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं। वह आपसे ऊष्मा बजट है, मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैव मंडल को किसकी संज्ञा प्रदान की गई है, सभी प्रश्न आपके इसी प्रकार के हैं कि जब एग्जामिनर आपसे बहुत ही अंदर से पूछेगा तब इन्हीं प्रश्नों से पूछ सकता है, और बेसिक प्रश्न आप सभी जानते ही हैं। तो वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? 48%। स्थल मंडल का ऊष्मा बजट कितना है? 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक तेज गति के कारण पछुआ हवाएं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? गरजती चालीसा। देखिए हमने सभी ने पढ़ रखा है कि जो भी ये पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, इस प्रकार की जो भी पवनें हैं इन्हें मैं एक अलग से वीडियो बना करके बता दूंगी पवनों से संबंधित। तो जो आपकी अत्यधिक तेज गति से पछुआ पवनें चलती हैं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, इन्हें कहा जाता है गरजती चालीसा। और जो 50 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं इन्हें कहा जाता है भयंकर या प्रचंड पचासा। नेक्स्ट है आपकी 60 डिग्री अक्षांश पर जो चलती हैं इन्हें कहा जाता है चीखती साठा। तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन याद करेंगे कि जो अत्यधिक तेज गति के कारण आपकी पछुआ हवाएं चलती हैं, तो जो भी पछुआ हवाएं आपकी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती हैं उन्हें गरजती चालीसा, और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, सागर के 200 मीटर गहराई वाले स्थान को प्रकाशित मंडल कहते हैं जिसमें प्लैंकटन पनपते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि यह प्रश्न अभी आपका हाल ही में जो पिछली टेट परीक्षा हुई है उसमें भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है, इसके बाद लगातार पूछने की भी संभावना है। जो भी आपके सागर, अगर बात करूं जहां से समुद्र स्टार्ट होता है, तो वहां से अगर हम 200 मीटर तक नीचे की गहराई में जाएंगे तो उस मंडल को हम, समुद्र के उस स्थान को, उस मंडल को कहेंगे प्रकाशित मंडल। अब उस प्रकाशित मंडल में जो भी वनस्पतियां पाई जाएंगी, जो भी जीव पाए जाएंगे छोटे मोटे, उनको कहा जाएगा प्लैंकटन। क्या कहा जाएगा? प्लैंकटन। देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है इसीलिए बार बार इसे दोहरा रही हूँ कि समुद्र की 200 मीटर गहराई तक वाले स्थान को प्रकाशित मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह वहाँ तक आसानी से पहुँच सकता है। तो 200 मीटर गहराई तक वाले स्थान को प्रकाशित मंडल कहते हैं, जिसमें पाई जाने वाली, बात करूं जीव जंतु को, प्लैंकटन के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपके प्लैंकटन, जो भी आपकी छोटी छोटी मछलियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये पनपते हैं और इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। फिर अगर हम इससे नीचे जाएंगे 200 मीटर से अधिक, यानी 200 प्लस की गहराई पर जाएंगे, 200 मीटर से अधिक नीचे जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे अप्रकाशित मंडल। क्या कहेंगे? अप्रकाशित मंडल। यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वह उतनी ही सरलता से नहीं पहुँच पाता है। तो 200 मीटर गहराई तक प्रकाशित मंडल, 200 मीटर से अधिक गहराई तक अप्रकाशित मंडल। और यहाँ पर जो जीव पनपते हैं उन्हें कहा जाता है नेक्टन। क्या कहा जाता है? नेक्टन। इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए इनसे प्रश्न भर भर कर पूछे जाते हैं। तो 200 मीटर गहराई वाले स्थान को प्रकाशित मंडल, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव आपके कौन से हैं? जीव जंतु प्लैंकटन। और जो 200 मीटर से अधिक गहराई पर अप्रकाशित मंडल, वहाँ पर क्या पाया जाता है? नेक्टन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, सागर तली में रहने वाले जीवों को तली जीव या बेंथस कहते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब अगर मैं कहूँ, आप सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को याद रख लीजिए, सीधी सीधी लाइन्स हैं कि आप सागर तल में, सागर की बिल्कुल तली में अगर जाते हैं, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ सागर का लास्ट होता है, तो उस तली में आपके जो प्रकाश होता है वह बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता है। तो इस बात करूँ ना के ही बराबर पहुँचता है। तो इस जगह पर जो भी आपके जीव जंतु पनपते हैं, रहते हैं, सरवाइव करते हैं, तो उन्हें बेंथस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेंथस के नाम से। अब फटाफट मेरे साथ वन लाइनर में बोलेंगे, 200 मीटर गहराई तक
प्लैंकटन, 200 मीटर से अधिक गहराई तक नेक्टन, और सागर की तली में बेंथस नामक जीव जंतु पाए जाते हैं। यह जीव छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें बेंथस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, समुद्री परितंत्र में किस वर्ग में जैव निम्नीकरण कार्य सर्वाधिक होता है? तो जो आपका समुद्री परितंत्र है इसमें किस वर्ग में आपके जैव निम्नीकरण सर्वाधिक होता है? यह है आपके फाइटोप्लैंक्टन, और यह जो फाइटोप्लैंक्टन है यह आपके समुद्री जीव ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो भी आपकी समुद्री वनस्पतियां हैं, छोटे मोटे जीव हैं, वह आपके फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं और यह आपके समुद्र में ही पाए जाते हैं। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण तत्वों एवं स्थानों की प्राप्ति हेतु निम्न में से किस में सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? तो देखिए, जो प्रकाश पोषक तत्व हैं इनमें स्थानों की प्राप्ति के लिए जो सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है वह पाई जाती है क्षेत्रों में रहने वाले वे समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं। तो देखिए, वे सभी समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं, जाहिर सी बात है कि उनमें स्थान, वास और पोषण, इसके बाद बात करूं अगर मैं संरक्षण, इन सभी चीज़ों से लेकर के प्रतिस्पर्धा सर्वाधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विशालतम लैगून झील कौन सी है? तो भारत में विशालतम लैगून झील है आपकी चिल्का झील, और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु में जब मौसम ठंडा हम ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमें ठंड ज़्यादा लग रही है, तो उस समय जो मौसम होता है वह बिल्कुल साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? बात की जाए कि आपके पर्यावरण के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो जीवाणु आपके जो हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है? तो वायुमंडल में जो भी प्रदूषक हैं उनकी सांद्रता को प्रायः अंश प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है वह कहलाती है? तो वह कौन सी मिट्टी है जो आपकी वर्षा के कारण सर्वाधिक निच्छालित या अपक्षय होती है? बात की जाए सर्वाधिक घिसती है, टूटती है, बहती है, अपक्षालित होती है, तो अपक्षयन वाली इस मिट्टी का नाम है लैटेराइट मिट्टी। तो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण आपकी सबसे ज़्यादा निच्छालित होती है वह आपकी लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अब हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में। देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक एक करके सभी क्षेत्रों को टच किया जा रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 आपका ऑस्ट्रिया के वियना में ओजोन परत संरक्षण हेतु एक समझौता या संधि पर हस्ताक्षर किया गया। कब किया गया? 16 सितंबर 1987 में, और इसी दिन से हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ तथा इसकी पहली बैठक हेलेंस्की में हुई। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के वियना में, और यह किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। फिर बात की जाए कि इस पर हस्ताक्षर या संधि समझौता कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 को, इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाते हैं। फिर यह प्रभावी कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ, यानी कि बात करूं प्रभाव में आया, जारी किया गया। नेक्स्ट है आपका, अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र का पता चला। तो सर्वप्रथम जो ओजोन का छिद्र है इसका पता कहाँ पर चला था? तो अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर चला था। नेक्स्ट है आपका, मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध किस प्रदेश से है? तो मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध आपका मध्य प्रदेश से है। देखिए, ओजोन परत से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि यह आपकी किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन परत में जो छिद्र है उसके लिए उत्तरदायी जो आपकी गैसें हैं वह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये सभी गैसें आपकी जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 यानी कि 1992 में। और कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील में किस जगह पर हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। और इसका बात करूं कि विषय क्या था, थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आपके सतत विकास। और सतत विकास का लक्ष्य आपका, या धारणीय विकास, सतत विकास का लक्ष्य आपका 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम थी। नेक्स्ट है आपका जैविक हानि मापी जाती है। जैविक हानि किसके द्वारा मापी जाती है या किस में मापी जाती है? तो जैविक हानि आपकी रैम में मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी में आपके जनसंख्या का गणितीय अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी में क्या किया जाता है? जनसंख्या का गणितीय अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जल में रहने वाले अत्यंत छोटे जीव पौधे को कहते हैं। तो जल में रहने वाले जो बहुत ही छोटे और जीव या पौधे होते हैं तो उन्हें प्लवक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति का मेहतर या कुदरती सफाई कर्मी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रकृति का मेहतर या कुदरती सफाई कर्मी के नाम से गिद्ध को जाना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि गिद्ध की संख्या बहुत ही कम हो रही है। उसका कारण क्या है? तो दर्द निवारक डाइक्लोफेनेक दवा जो कि पशुओं को दर्द से निवारण हेतु दी जाती है और उन्हीं मरे हुए पशुओं का मांस गिद्धों के द्वारा खाया जाता है, जिस कारण गिद्धों की मृत्यु हो रही है। नेक्स्ट है आपका प्रदूषण रोकथाम दिवस। तो प्रदूषण रोकथाम दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करूं पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो पक्षी दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पर आपका जो कछुआ दिवस है वह आपका 23 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 20 मार्च को आपका गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस आपका कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपका शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो शौचालय दिवस आपका नवंबर में मनाया जाता है। और नवंबर की किस तारीख को मनाया जाता है यह अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है। तो प्यारे साथियों, ये थे पर्यावरण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। पूरी कोशिश की गई है कि आपके सभी क्षेत्रों को टच किया जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार की चर्चा ना की जाए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए, इसके सदस्य बनिए और इसे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए और इसी प्रकार पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए। और जो भी साथी टेट, सुपर टेट या सी टेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उनके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आज मैंने कंबाइंड पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया था जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं, जितने लोग भी हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन टेट और सुपर टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग से पर्यावरण की पूरी सीरीज तैयार की जाएगी, टॉपिक वाइज चीज़ों को बताया जाएगा। तो प्यारे साथियों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।